अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग उनका आकार, अलग अलग उनका विचार, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के साथ जब एक जाति का वोट बैंक जुड़ जाता है तो बन जाते हैं वो समीकरण जो गठबंधन के जरिए अलग अलग जातियों को एक साथ जोड़ते हैं। 24 के चुनावों से पहले बनते बिगड़ते गठबंधन इसके ही सूचक हैं। हम तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हम नहीं कर रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं। तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। ये सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। विपक्षी दलों की राजनीति का जवाब देकर प्रधानमंत्री मोदी जातियों की नई परिभाषा जरूर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी सच्चाई भी अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि यूपी में अपना दल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राष्ट्रीय लोकदल को भी एनडीए में शामिल कराने की बात चल रही। बिहार में दरवाजा बंद होने की बात करके भी नीतीश को फिर से साथ जोड़ा। इसके अलावा बिहार में जीतन राम मांझी की हम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों घटक को जोड़ रखा है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को भी शामिल रखा है। इसी तरह हर विपक्षी दल के एजेंडे में जातिगत आरक्षण का मुद्दा है और वो मुख्य रूप से बयानों में सामने आता रहता है। जातीय जनगणना की मांग इस देश के लोगों से आ रही है और ये मांग पुरानी है। 2011 की जातीय जनगणना हुई है, उसी का डेटा सरकार रिवील कर सकती है। एक नई जातीय जनगणना की मांग है और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों की मांग है, जब लोगों की पुकार है कि ये करना चाहिए, तो सरकार भाग क्यों रही है? सरकार क्यों नहीं इस पे अपना कमिटमेंट दिखा रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पहले हलफनामे में कहती है हम कराएंगे, फिर हलफनामा शाम तक बदल दिया जाता है। इससे सरकार की बदनीयत साफ होती है। और इस देश में 50 साल तक किसका रास्ता? कांग्रेस का ही रास्ता। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया? और देखिए 2010 में संसद के फ्लोर पर चिदम्बरम साहब केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनका बयान है और चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसने इनकार कर दिया कि देश के स्तर पर गणना करना संभव नहीं है। दरअसल विपक्षी दल जहां जाति जनगणना के नाम पर खुले तौर पर पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, इससे बीजेपी के साथ एक मुश्त सवर्ण वोट बैंक तो जुड़ ही रहा है। बाकी राज्यों में छोटे दलों के साथ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातियों की राजनीति की काट भी तैयार हो रही। जाति जनगणना ये जिस तरह से फॉल्स लोगों के घरों में जाके साट रहा है, भाई जाति जनगणना कोई संवैधानिक चीज नहीं है। जो संविधान में जनगणना होता है वो हुआ है, होना चाहिए। जनगणना, जाति जनगणना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये जानबूझ करके लोगों को भ्रम पैदा करने का साजिश है। लालू यादव थे ना यहाँ पर मुख्यमंत्री, आरजेडी की सरकार थी ना, तो उनको किसने रोका था जातीय जनगणना कराने से? अब ये ज्ञान हुआ है। आजादी के बाद से सरकार अगर रही है किसी की तो वो कांग्रेस की रही है। तो अगर उन्होंने सबको बराबर से दर्जा दिया, बराबर का हिस्सा दिया, सबके साथ, किसी के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया, तो उसमें ओबीसी दिखाई कहाँ दे रहा है? चुनावों का समय है और जातियों को लेकर राजनीति सिर्फ केंद्र स्तर पर ही नहीं चल रही बल्कि राज्य स्तर पर भी खूब चल रही और लाभ हानि के समीकरण बिठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग जब तब तूल पकड़ती रहती है। इन दिनों यह महाराष्ट्र की राजनीति का मुख्य मुद्दा है। इसको लेकर शिंदे सरकार के अंदर भी मतभेद, मनभेद पनप रहे। केंद्र सरकार की नौकरी में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में जाट आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर भी खूब सियासत चल रही है। राजस्थान में कुशवाहा समाज भी 12% आरक्षण की मांग न माने जाने की सूरत में लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का मुद्दा उठा रहा है।
ओबीसी वोटरों के मिजाज को समझने के लिए ओबीसी वर्ग को समझना भी जरूरी है। अलग अलग जातियां इसमें आती हैं और अलग अलग जातियां अलग अलग विचार के साथ वोट करती हैं। अब इसमें भी न केवल पिछड़ा वर्ग बल्कि अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। यदि भाजपा जातिवार गणना नहीं कराती, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो जातिवार गणना समाजवादी पार्टी कराएगी। आजादी के 75 साल में जो वंचित हैं, इनको हिस्सा न मिलने का कारण सिर्फ जातिवार जनगणना का न होना। जातिवाद की हवा में नेता पनपते हैं और राष्ट्रीय फलक पर अपनी भूमिकाएं बनाने में सफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सत्ता के सिंहासन के पाए हमेशा से ही जातियों की जमीन में गड़े। जातियां अपने नेता को चुनती हैं और नेता अपनी जातियों के मुद्दों को। संख्या बल के आधार पर देश में ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा माना गया। अगर मौजूदा चुनावों में ओबीसी आरक्षण या ओबीसी हितों के मुद्दे मुखरता से सुनाई दे रहे हैं तो ये ओबीसी वर्ग की वोट शक्ति के कारण। आंकड़ों के अनुसार ओबीसी वर्ग का निर्माण एक वोट बैंक के तौर पर तो हो गया, लेकिन क्या ओबीसी वोट एक मुश्त होकर किसी एक दल के साथ जाते हैं? बिहार को जातिवादी राजनीति के प्रदेशों में अग्रणी माना जाता है। उसी के उदाहरण से ओबीसी वोट बैंक की संरचना समझते हैं। बिहार में कुर्मी और यादव दोनों ही ओबीसी वर्ग में हैं। यादव जहां लालू यादव के पक्ष में वोट करते हैं तो कुर्मी समाज पर नीतीश का प्रभाव रहता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में यादवों का वोट 83% महागठबंधन के पक्ष में गया, 5% एनडीए के हिस्से में, एलजेपी को मिला 2%, कुशवाहा के गठबंधन जीडीएसएफ को 3% और अन्य के खाते में 6% गया। कुर्मियों का वोट महागठबंधन को 11% मिला, 81% एनडीए को, 3% एलजेपी को, जीडीएसएफ को 1% से भी कम और 5% अन्य को वोट मिले। कोयरी जाति का वोट 16% महागठबंधन को, 51% एनडीए को, 6% एलजेपी को, 8% जीडीएसएफ को, 18% अन्य के खाते में गया। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का 18% वोट महागठबंधन को मिला, 58% वोट एनडीए को, एलजेपी को 4%, 3% वोट कुशवाहा की पार्टी को, वहीं 18% अन्य के खाते में आए। सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया? मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी। यह बात बिल्कुल साफ है कि बहुत लोगों की जो जनसंख्या है बहुत कम दिखलाई गई है और कुछ लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा दिखलाई गई है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। खास करके शेड्यूल कास्ट दलित वर्ग के लोगों का घर में गणक लोग नहीं गए हैं और 25% उनकी जनसंख्या सामने नहीं आई है। राज्यों के हिसाब से भी इसके लीडर और पार्टियों के प्रति झुकाव बदलता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों के नेता पहले मुलायम और अब अखिलेश माने जाते हैं। यही नहीं, किसी राज्य में कौन सी जाति ओबीसी कैटेगरी है ये भी उसकी जनसंख्या और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। आंकड़ों और ओबीसी वोट पैटर्न से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की जड़ें तो गहरी हैं, लेकिन ओबीसी का वोट जाति, क्षेत्र और नेता के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को जाता है। देश में मंडल की राजनीति का दौर अलग चला और कमंडल की राजनीति का दौर अलग चला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में मंडल और कमंडल की राजनीति साथ साथ चल रही है। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जहां पर पूरा देश एक सुर में कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग कामों में वो सबसे ज्यादा राम मंदिर को याद रखेंगे, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बातें और ओबीसी आरक्षण की मांग।
मौजूदा समय में 42% लोग ये मानते हैं कि श्री राम लला मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है और 59% लोग देश के ये चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। इन दो आंकड़ों को देखिए, ये आंकड़े ही देश का मिजाज है और इन आंकड़ों के इर्द गिर्द ही लोकसभा चुनावों की राजनीति चल रही है। यानी इस दौर को 90 के दशक वाली मंडल कमंडल राजनीति का पार्ट 2 कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार में। जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। 3 दशक बाद मंडल कमंडल पार्ट 2 है जरूर, लेकिन इसमें काफी अंतर आ चुका है। किरदार पुराने हैं, कहानी में कई ट्विस्ट शामिल हैं। मंडल और कमंडल की लड़ाई में पहली बार कांग्रेस सीधे तौर पर शामिल है। कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग अब खुलकर कर रही है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ बने गठबंधन में भी शामिल है। कभी कमंडल की लड़ाई में बीजेपी के साथ रहने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे अब मंडल की लड़ाई लड़ रही है। बाला साहब ठाकरे के सियासी वारिस उद्धव भी जाति आधार पर हिस्सेदारी देने का समर्थन कर रहे हैं। मंडल कमीशन के सूत्रधार माने जाने वाले रामविलास पासवान के सियासी वारिस अब कमंडल खेमे में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग और पशुपति गुट अब एनडीए का हिस्सा है। मंडल बनाम कमंडल की इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में बीजेपी की मजबूत सरकार केंद्र में है। 1990 में जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी। अयोध्या में श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा इस समय जन भावनाओं से जुड़ा है। अयोध्या को लेकर इसी भाव ने 90 के दशक में भी बीजेपी को काफी मजबूती दी थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद कई राज्यों में बीजेपी की राजनीति में बड़ा उछाल आया। 1991 के आम चुनाव में बिहार में बीजेपी की 5 सीटें थीं, जो 1996 में बढ़कर 18 हो गईं। कर्नाटक में 1991 में बीजेपी को 4 सीटें मिली तो 1996 में ये सीटें बढ़कर 6 हुई। मध्य प्रदेश में 12 से बढ़कर 27, महाराष्ट्र में 5 से 18, उत्तर प्रदेश में 51 से बढ़कर 52, हरियाणा में इन 5 सालों में बीजेपी की सीटें 0 से बढ़कर 4 हो गईं। कमंडल लहर पर सवार बीजेपी इन राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अपनी बेहतर स्थिति की उम्मीद लगाए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। विपक्ष को उम्मीद है कि जातियों और जाति जनगणना का मुद्दा उन्हें कई राज्यों में संजीवनी बूटी का काम दे सकता है। विपक्ष इस आधार पर केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बेहतर स्थिति का अनुमान लगा रहा है। चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें। दिलचस्प ये है कि मंडल कमंडल के नए दौर में बीएसपी जैसी पार्टी ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। वो तटस्थ है और इसी वजह से यूपी के खेल में विपक्ष का पलड़ा हल्का और हल्का होता जा रहा है। वहीं जयंत चौधरी भी विपक्ष को झटका दे चुके हैं।
आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। चुनावी हवा चल रही है, कौन किस शाख पे जा बैठे कौन जाने। चुनावों में समय कम बचा है, लेकिन अगला पल क्या कहानी बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अभी राजनीति के कई और रंग देखने को मिल सकते हैं।